अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 फंक्शन एनालिसिस का हमारा कोर्स है। इसमें एक्सरसाइज 2.1 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो चैप्टर 2 है बेसिकली पूरा नॉर्म्ड स्पेसिस पे बेस करता है, लेकिन ये वाली जो एक्सरसाइज है 2.1 इसमें हम बात करते हैं वेक्टर स्पेसिस की, ठीक है। और वेक्टर स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पीछे आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर स्पेसिस का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप किसी भी पीपीएससी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आप अपेयर होते हैं तो वहाँ पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे से समझनी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 में वो क्या कह रहा है, शो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स विद द यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कॉन्स्टिट्यूट अ वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये इसका ए पार्ट है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट उसने दिया है रियल नंबर्स का, उस पर उसने दो ऑपरेशन डिफाइन किए हैं। ऑपरेशन कौन कौन से हैं, यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो सिंपल हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये उसने ऑपरेशन डिफाइन किए हमारे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। और वो कहता है कि ये सेट इन ऑपरेशंस के अंडर अब क्या बनाता है, एक रियल वेक्टर स्पेस बनाता है। ये हमने शो करना है, ठीक है। और साथ में बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, एंड द सेट ऑफ आल कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉन्स्टिट्यूट अ वन डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स स्पेस। और साथ में ये भी शो करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है वो क्या बनाएगा, वन डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स स्पेस बनाएगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या है, देन ही हम शो कर सकते हैं कि ये सेट हमारे पास वेक्टर स्पेस बना रहा है या नहीं। तो उसके लिए देखिए, वेक्टर स्पेस हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर स्पेस क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सेट वी है उस पर दो ऑपरेशन हों, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन है, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, तो वो सेट हमारे पास वेक्टर स्पेस कहलाता है अगर वो इन एक्सियम्स को होल्ड करे, ठीक है। ये एक्सियम है, ये एडिशन के एक्सियम है। 5 एक्सियम यहाँ पे एडिशन के हैं, वेक्टर एडिशन के, और 5 एक्सियम हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हैं। तो पहले 5 एक्सियम देखिए क्या है कि आप u प्लस वी करें तो वो v में ही जाए, यानी कि कुलैयर ला इसमें होल्ड करना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड इसमें क्या है, कम्यूटेटिव ला है, u प्लस वी इक्वल हो v प्लस यू में, ठीक है। थर्ड हमारे पास एसोसिएटिव ला है, उसके बाद ये हमारे पास आइडेंटिटी है, और ये क्या है, इनवर्स ला है। ये सारे इसमें 5 जो है अंडर एडिशन इसमें ये सारे होल्ड करने चाहिए एक्सियम। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि आपके पास u कोई वेक्टर है और आप कोई स्केलर ले लेते हो a, और a को जब आप u से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी कहाँ जाना चाहिए, आपके वेक्टर स्पेस v से बिलोंग करना चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास सम है, u प्लस वी है, दो वेक्टर्स का सम है, उसके साथ अगर आप कोई स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ला लग जाता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, ये जो स्केलर है इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये आगे सारी प्रॉपर्टीज है इसकी। तो ये इसकी 10 प्रॉपर्टीज टोटल बनती हैं। ये प्रॉपर्टीज अगर वी पे किसी सेट पे होल्ड करती हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर, तो उस सेट को हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं कि हमारा सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो वेक्टर स्पेस बनाता है, तो उसके लिए हमें यही शो करना होगा कि ये सारे एक्सियम्स उसमें होल्ड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो ऑपरेशन हमारे पास लिया गया ना, ऑपरेशन है यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो सिंपल हमारे पास एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, ये वाले ऑपरेशन लिए गए हैं। तो हमें पता है कि यूजुअल एडिशन में हमारे पास कम्यूटेटिव ला और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास होल्ड करती है, और अंडर एडिशन भी, ठीक है। ये हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज इन जनरल हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट कि ये होल्ड करती ही करती हैं एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। आप कोई भी रियल नंबर उठा के देखें, उन पे आप ये प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो वो ऑलवेज होल्ड करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये उन्होंने नीचे प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं कि आप कम्यूटेटिव ला ले लें, एसोसिएटिव ले लें, या फिर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन में आप ले लें उसका एसोसिएटिव ला, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटिव ला ले लें। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन जनरल इसमें होल्ड करती हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में इन केस ऑफ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो काम है वो क्या रह गया, ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो गई हैं। बेसिकली हमारा जो काम रह गया है वो रह गया यहाँ पे हमने इन्वर्स शो करवाना है कि हाँ जी इन्वर्स भी इसमें होल्ड करता है, और साथ में ये शो करवाना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो भी यहाँ पे बिलोंग करता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 होता है अंडर एडिशन, ठीक है। तो 0 प्लस आर करो, आप कोई भी रियल नंबर उठाओ आर, ठीक है, उसे 0 में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस वही नंबर आर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 यहाँ पे क्या है, 0 वेक्टर है, और यहाँ पे ये इसका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो आइडेंटिटी भी बिलोंग करेगी। इसके अलावा आप कोई भी नंबर लो,
ये हमारे पास आइडेंटिटी है अंडर एडिशन 0 होती है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें पता है आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी आइडेंटिटी इसमें बिलोंग करती है। आप हमें पता है अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है। 1 के साथ रियल नंबर में से कोई भी नंबर r मल्टीप्लाई करो तो वापस आपको वही r मिलेगा जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो गया कि आइडेंटिटी भी इसमें बिलोंग करी है, एडिटिव आइडेंटिटी भी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों आइडेंटिटीज इसमें बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, और इसके अलावा सेकंड क्या था कि हमें इन्वर्सेस भी चाहिए, हर एलिमेंट का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इन्वर्स देखिए हमारे पास कोई भी आप नंबर लोगे, जैसे कोई भी x लोगे तो उसके लिए आपको हमेशा -x भी मिल जाएगा उसी सेट R में, सेट ऑफ रियल नंबर में। जैसे आप 2 लोगे तो उसके लिए -2 भी पड़ा है। ठीक है, 3 लोगे उसके लिए -3 भी। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो बिलोंग कर रहा होता है। तो यहाँ तक ये हमारा काम हो गया कि सेट ऑफ रियल नंबर को हमने शो करवा दिया कि ये क्या बनाता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है। अब नेक्स्ट सिमिलरली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को भी शो करना था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हम कहेंगे कि इन जनरल ये वाली जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होल्ड करती हैं। अब यहाँ पे भी हमने क्या शो करवाना है कि इसमें हमारे पास एडिटिव और इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो बिलोंग करती है। तो हमें देखिए यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। 0 को किसी भी हम इमेज यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से इस फॉर्म का हमें नंबर मिलेगा, वो भी 0 ही होगा। ठीक है, और 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को तो इस फॉर्म का हमें नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज जो है वो बिलोंग करती हैं, और साथ ही साथ इन्वर्स भी इसमें होल्ड करता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें ये दो प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने के लिए बोला है कि 0x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि आप इसको 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 मिलता है, ये तो हमें पता है इन जनरल, लेकिन यहाँ पे हमने इसको प्रूव करना है। और सेकंड क्या है कि -1 इंटू एक्स करेंगे तो वो हमें क्या देगा, -x देगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन प्रूव करते हैं। फर्स्ट वन में देखिए हमने क्या किया, 0x इक्वल 0 प्रूफ करना है तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी चूज़ कर ली। हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ले लेते हैं 0x। ठीक है, अब यहाँ पे 0 जो है उसको हम 0 + 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको हम 0 + 0 लिखें तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस 0 ही मिलना है। तो हमने 0x को 0 + 0 इंटू एक्स लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ला, क्योंकि हमें पता है कि रियल नंबर्स में अभी हमने पीछे देखा डिस्ट्रीब्यूटिव ला जो है वेक्टर स्पेसेस में होल्ड करते, तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दिया इस पर। ठीक है, तो ये हमारे पास 0x + 0x, यहाँ पे भी क्या था 0x। अब ये 0x यहाँ पे एक 0x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे ये क्योंकि कैंसिल हो चुका है यहाँ पे क्या बचा 0, और यहाँ पे एक 0x बचा। तो यही हमने प्रूफ करना था कि 0x इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया बाय कैंसिलेशन ला। यहाँ पे ये चीज़ें आपने साथ में लिखनी है, ये लॉजिक आप बताएंगे तो ही आपका प्रूफ ठीक होगा। अगर आप सिंपली ऐसे लिख देते हैं, लॉजिक नहीं बताते, तो फिर आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। ठीक है, तो मैथ में इसी चीज़ के तो मार्क्स होते हैं, तो ये आपने साथ ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट पार्ट 2 देखिए, इसमें वो क्या कह रहा है कि अगर आप -1 से किसी भी नंबर x को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको -x यानी कि वो नंबर मिल जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर ली हमने -1 इंटू एक्स। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर हो और एक पॉजिटिव नंबर हो, उन दोनों को आप जब प्रोडक्ट लेते हो उनका, उन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो उनके प्रोडक्ट के साथ माइनस जो है वो कॉमन आ जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू जो है वो 1 रख लेते हैं इसी प्रॉपर्टी में, और b की वैल्यू क्या रख लेते हैं, x रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जब हम a की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास -1 आ जाएगा, और b की जगह x पुट करेंगे तो -1 इंटू एक्स आ जाएगा। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या है कि माइनस इंटू 1x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -1 इंटू एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा, 1 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो वापस x मिल जाएगा, तो -x के इक्वल आ जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कहता है, डिस्क्राइब द स्पैन ऑफ m। ठीक है, ये उसने हमें कोई सेट दिया है m, और उसने कहा है कि इसका आपने स्पैन बताना है R3 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि आपने स्पैन बताना है या फिर आपने बताना है कि वो उसका सब स्पेस है या नहीं। तो इसको आप देखिए कैसे करना है। हमने जो सेट हमें दिया हुआ था उसने देखिए m सेट उसने दिया है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, ये 2 वेक्टर्स है, इसको हमने u का नाम दे लिया और इसको v का नाम दे लिया। ठीक है, u और v।
ये हमने दो वेक्टर्स उसके जो थे उनको नाम दे लिया u का और v का। अब हमने क्या करना है, इन u और v का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन हम कैसे लिखते होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है, वेक्टर एडिशन, यानी कि ये जो दो वेक्टर्स हैं u और v, इनकी एडिशन करनी है और साथ में क्या होता है, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, किसी स्केलर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये इसका स्केलर a और इसका स्केलर क्या आ जाएगा b। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे ए यू प्लस बी वी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें वैल्यू पुट कर देंगे u की और v की, a इंटू यू की वैल्यू आ जाएगी और b इंटू वी की वैल्यू आ जाएगी। इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, a को अंदर और b को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस ज़ीरो a आ जाएगा, a प्लस ज़ीरो a आ जाएगा और a प्लस टू b क्या आ जाएगा, a प्लस टू b आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या आ गई है, ए प्लस टू बी, ठीक है। तो इसके स्पैन ये जो हमने सेट दिया हुआ था m, उसका उसने क्या कहा था कि आपने स्पैन बताना है। तो स्पैन m में हमारे पास ये इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने निकाला है ये चीज़ आ जाएगी। स्पैन m में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस टू बी, ठीक है। तो ये इसका स्पैन आ चुका है और इस स्पैन में देखिए यहाँ पे ये कहाँ पे जा रहा है, इसमें ये x है, ये y है, ठीक है, और ये z है। तो ये तीन हमारे पास इसमें कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो ये किस में जा रहा है, आर क्यूब में जा रहा है और आर क्यूब में ही उसने हमें स्पैन बताने का कहा था, तो ये आर क्यूब में जा रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पे जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो क्या है, इक्वल है, x इक्वल है y के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जी बिलोंग कर रहा है। इसके स्पैन m में आप लिखेंगे कि ये जो हमारे पास स्पैन m है वो बिलोंग कर रहा है एक्स वाई प्लेन से इन आर क्यूब, क्योंकि x इक्वल है y के। तो ये हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा, एक्स वाई प्लेन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो क्या कह रहा है, हमने बताना है कि विच वन इज अ सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। उसने आर क्यूब में हमें ये एक सेट दिया है, एक्स इक्वल एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3, और इसके कुछ पार्ट्स हमारे पास, आई थिंक इसके 4 पार्ट हैं, और 4 पार्ट में हमने बताना है कि कौन सा इसका सबस्पेस बनाता है और कौन सा नहीं बनाता। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने गौर से समझना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ए पार्ट इसका देखें। इस फर्स्ट पार्ट में उसने हमें क्या दिया है, उसने स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से डिफाइन करवाई है, आल एक्स विद एक्साई 1 इज इक्वल टू एक्साई 2 एंड एक्साई 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे जो हमने सेट एक्स लेना है वो किस फॉर्म का लेना है, जिसमें एक्साई 1 और एक्साई 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, और एक्साई 3 की वैल्यू क्या लेनी है, हमने 0 लेनी है। तो हम इस तरह के एक्स यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमने 3 एक्स ले लिए, ठीक है, x1 क्योंकि आर क्यूब है तो यहाँ पे हम 3 वैल्यूज ले लेंगे, x1 x2 और x3, और तीनों वैल्यूज हमने किस तरह से लेनी है कि एक्साई 1 और एक्साई 2 इक्वल होंगे और एक्साई 3 जो है वो इक्वल होगा 0 के। तो x1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्साई 1, यहाँ पे एक्साई 2 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक्साई 1 और एक्साई 2 इक्वल है तो इसकी जगह हमने एक्साई 2 की जगह भी एक्साई 1 लिख दिया। तो एक्साई 1 0, और x2 की वैल्यू क्या आएगी, ईटा 1 0। इसी तरह x3 की वैल्यू क्या आएगी, साई 1 0, ठीक है। ये तीनों ले लिए। अब ये पार्ट आप गौर से समझ लीजिए, क्योंकि आगे हमने बाकी इसके जो जितने 4 पार्ट्स करने उस सब में हमने यही बताना है कि ये सबस्पेस है कि नहीं। तो सबस्पेस बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, जिस तरह से उसने स्टेटमेंट डिफाइन की उस तरह के हम इसके 3 एलिमेंट्स ले लेंगे, x1 x2 और x3। उसके बाद इन तीनों को क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताया, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों वेक्टर्स को x1 x2 x3 को ऐड करेंगे और साथ में एक एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी की। x1 है, इसको a से मल्टीप्लाई किया, और x2 को हमने b से मल्टीप्लाई किया और x3 को हमने c से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हमने तीनों वेक्टर्स ले लिए। जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए a इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, b इसके साथ ईटा वाली वैल्यू के साथ, और c इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इन तीनों का हमने सम कर लेना है, इनका ये हमने सम कर लिया। तब देखिए जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आया है, जो हमने इसकी फाइनल वैल्यू निकाली है लीनियर कॉम्बिनेशन की, वो भी किस फॉर्म में आई है। इसमें देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि ये जो एक्साई 1 वाली टर्म है और ये जो एक्साई 2 वाली टर्म है, ये हमारे पास दोनों इक्वल आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ये देखें a एक्साई 1 है और ये भी a एक्साई 1 है, b ईटा 1 c साई 1, ठीक है। और थर्ड वैल्यू जो है एक्साई 3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है,
ठीक है। तो हमने जिस फॉर्म में स्टेटमेंट दी गई थी, हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमें लिया, हमारा जो आंसर आया वो भी उसी फॉर्म में आ रहा है। तो फिर ये क्या बना रहा है, हमारे पास सबस्पेस बना रहा है। अगर हमारे पास ऐसा होता कि स्टेटमेंट तो हमें इस तरह से दी गई है xi1 इक्वल xi2 के है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे xi1 और xi2 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद इक्वल ना आते, तो फिर ये हमारा सबस्पेस नहीं होना था, ठीक है। या फिर अगर xi3 जो है वो 0 ना आता, देन भी ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होना था। आगे देखिए इसका बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, आल एक्स विद xi1 इज इक्वल टू xi2 प्लस 1। इसमें वो क्या कह रहा है, उसने हमें इस तरह से स्टेटमेंट डिफाइन करवाई है कि आपने इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पे लेने हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, xi1 जो है वो इक्वल होगा xi2 प्लस 1 के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमारा जो w है वो ले लिया x1 x2 x3, यानी कि जैसे पिछले में किया था, हम यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ले लेंगे x1 x2 और x3। अब इन एलिमेंट्स में उसने हमें xi1 और xi2 डिफाइन किया, xi3 उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, तो हम खुद से xi3 को 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए x1 हमारा किस तरह से आएगा कि जो हमारे पास xi1 की वैल्यू आनी है वो कैसे आएगी, xi2 में 1 ऐड करके। तो यहाँ पे देखिए x1 में हमने xi2 की वैल्यू 2 ले ली, तो xi1 क्या आएगा, 2 + 1 यानी कि 3 आएगा, ठीक है। और xi3 को हमने 0 रख लिया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमने xi2 की वैल्यू 7 ले ली, तो xi1 की वैल्यू क्या आएगी, 7 + 1 यानी कि 8 आएगी, और ये हमने 0 ले लिया। इसी तरह हमने x3 की वैल्यू ले ली, ये तीनों की वैल्यूज़ ले ली। अब हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेना है। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 है। a के साथ x1 की वैल्यू लिख दें, b के साथ x2 की और c के साथ x3 की वैल्यू लिख दें। a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ b को और यहाँ c को मल्टीप्लाई कर दें। अब इनको आपस में ऐड कर दें। अब इनको ऐड करने से जो हमारे पास चीज़ आई है वो ये आई है, ठीक है। ये वाली चीज़ आई है, क्या आया है हमारे पास, 3a प्लस 8b प्लस 6c आया है, ठीक है। और ये हमारे पास देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, xi1 की वैल्यू क्या आई है, 3a प्लस 8b प्लस 6c, और ये xi2 की वैल्यू है और ये xi3 की वैल्यू है। अब xi3 तो हमारे पास सेम है, 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 0 था, यहाँ पे भी 0 आ गया है। लेकिन यहाँ पे हमारी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन था कि xi1 जो है वो इक्वल होगा xi2 प्लस 1 के। तो xi2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2a प्लस 7b प्लस 5c। तो इसमें +1 करने से हमारे पास आना चाहिए xi1, लेकिन इसमें +1 करने से xi1 नहीं आ रहा। xi1 तो क्या है, 3a प्लस 8b प्लस 6c। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये चीज़ इसके इक्वल कब आएगी, जब हम इसमें a प्लस b प्लस c करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास 2a जो है ये 3a कब बनेगा, जब हम इसमें a ऐड करेंगे, ठीक है। तो a ऐड करने से ये 3a हो जाएगा, b ऐड करने से यहाँ पे 8b हो जाएगा, और इसी तरह c ऐड करने से हमारे पास 6c हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारे पास जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन में डिफाइन किया था, हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद आंसर उस तरह से नहीं आया, तो ये हमारे पास सबस्पेस नहीं है। तो हम कहेंगे सो बी इज़ नॉट अ सबस्पेस। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। यहाँ पे उसने क्या कहा है कि आल एक्स विद xi1 xi2 xi3 पॉजिटिव, ठीक है। वो कह रहा है आपने इस तरह के यहाँ पे एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें सारे xi1 xi2 xi3 क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हमने अपने 3 वेक्टर्स ले लिए, एक हमने x1 ले लिया 1 7 6, x2 ले लिया 8 2 3, और ये 4 6 2, यानी कि सारे पॉजिटिव ले लिए, ठीक है। अब इनका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया, ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया है। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई हैं, पॉजिटिव आई हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्केलर्स हैं a b c, इनके बारे में तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है ना कि ये पॉजिटिव हों, इन पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पॉजिटिव हो। हमने जो वेक्टर्स लिए हैं वो तो हमारे पास पॉजिटिव थे, हमने पॉजिटिव लिए हैं, लेकिन जो स्केलर्स हैं ये तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर हम इनमें से कोई एक भी नेगेटिव ले लें, लेट्स से मैं यहाँ पे a की वैल्यू अगर -1 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे देखिए जब a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो अब क्योंकि हमने जो वैल्यूज़ ली हैं, यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन जब हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं, क्योंकि स्केलर जो है वो नेगेटिव भी हम हो सकता है। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव स्केलर लिया, तो उसकी वजह से ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई इसमें। तो ये हमारे पास क्या होगा, W से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इस W से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये हमारे पास सबस्पेस नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट इसके डी पार्ट पे आ जाएं। डी पार्ट में वो क्या कह रहा है, आल एक्स विद एक्साई 1 माइनस एक्साई 2 प्लस एक्साई 3 इक्वल के, यानी कि के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि वो क्या कह रहा है कि आपने इस तरह के एलिमेंट्स लेने हैं कि अगर आप एक्साई 1 में से एक्साई 2 माइनस करो प्लस करो उसमें एक्साई 3, तो वो आपको क्या दे, एक कांस्टेंट टर्म दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना डब्ल्यू जो है ले लिया, उसमें हमने वेक्टर्स लिए x1 x2 x3, ठीक है। वो मैंने लिए 2 1 1 4 3 1 1 0 1, ठीक है। कोई भी यहाँ पे रैंडम मैंने वेक्टर्स ले लिए और अब इनका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, ax1 bx2 प्लस cx3, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि पिछले इतने क्वेश्चन में हमने किया है, तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप नहीं किया, डायरेक्ट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया है। अब देखिए ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया है, ठीक है। अब हमारा काम क्या था, हमने चेक करना है कि क्या ये हमारे पास सबस्पेस बनाता है, नहीं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये वाली कंडीशन होल्ड करे, ठीक है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन ये हमारा सबस्पेस होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्साई 1 माइनस एक्साई 2 करेंगे और प्लस एक्साई 3। तो यहाँ पे हमारे पास एक्साई 1 क्या है, ये वाली टर्म, ये एक्साई 2 है और ये टर्म क्या है, एक्साई 3 है। तो हम क्या करेंगे एक्साई 1 वाली टर्म लिखी, माइनस एक्साई 2 वाली टर्म लिखी और प्लस हमने क्या किया, एक्साई 3 वाली टर्म लिखी, ठीक है। यहाँ पे जो कैंसिलेशन हो रही थी वो हमने कैंसिल कर दिया, ए यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये माइनस ए और प्लस से, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ गया, बाकी जो टर्म्स हमारे पास बची उसे ऐड सब्सट्रैक्ट करके ऐड किया, तो हमने देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c आ गया। यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो a प्लस b प्लस c हैं ये भी क्या है, ये हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं, और स्केलर्स भी कहाँ से आ रहे हैं, ये भी हमारे पास नंबर्स हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास पूरी टर्म क्या बन गई, कांस्टेंट बन गई। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। और ये हमने यही शो करवाना था, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ये चीज़ किसके इक्वल आनी चाहिए, कांस्टेंट की। तो ये कांस्टेंट के इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास सबस्पेस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है show that in a n-dimensional vector space X, the representation of any X as a linear combination of given basis vectors, ये उसने हमें basis vectors दिए हैं e1 e2 en is unique। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लें। वो कह रहे हैं आपके पास कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसका नाम क्या दिया है उसने, x, ठीक है। इस n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस x में हमारे पास कोई भी आप उसमें से एक स्मॉल x कोई भी एलिमेंट उसका चूज कर लो, तो उस एलिमेंट का इन बेसिस के साथ, ये उसने हमें बेसिस दी हैं, इन बेसिस के साथ इस x का अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो ऑलवेज यूनिक होगा, ये हमने शो करना है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन पे आ जाइए। हमने क्या कहा, सबसे पहले तो वही चीज़ उसने जो हमें दी हुई है कि हमने इस सब स्पेस एक्स में से कोई एक्स लेना है, तो हमने यही लेट कर लिया। हमने कहा कि लेट एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स सब स्पेस में से, और एक्स क्या है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है इन बेसिस के, ठीक है। उसने यही कहा कि एक्स को इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है और उसको हमने यूनिक शो करना है। तो हमने कहा कि एक्स जो है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन लगा देते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसने कहा कि इसका आपके पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आता है, यूनिक आता है। हम यहाँ पे कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो यूनिक नहीं आता, बल्कि इसके दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, दो लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हम एक्स को इसके इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। एक दफ़ा एक्स को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह लिख लिया जिसमें हमने स्केलर्स a1 a2 an सो ऑन इस तरह ले लिए। दूसरा हमने इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स का लिया है उसमें हमने स्केलर ले लिया है b1 b2 सो ऑन bn, ठीक है। तो ये हमारे पास दो लीनियर कॉम्बिनेशन इसके आ गए। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है जो बेसिस हमें उसने दी हैं, ये हमारे पास e1 en जो उसने यहाँ पे बेसिस दी हैं, ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं। और ये स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास क्या होती हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो हमें पता है जो बेसिस उसने दिए हैं वो क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर हम ये जो दोनों हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिए हैं, एक्स के जो दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन ये, इन दोनों को आपने सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 1 और 2 को हमने सब्सट्रैक्ट किया, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे लें। ये हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आई है इसको हम इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास बेसिस हैं e1 e2 en जो सोन हमारे पास बेसिस आ रही हैं, ठीक है, ये बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस ये हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होगा, 0। सॉरी मेरे ख्याल में पहले मैं डिपेंडेंट बोल गई थी, डिपेंडेंट नहीं है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट।
अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर एलिमेंट को क्योंकि ये सारा ये लीनियर कॉम्बिनेशन इसका इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से a1 माइनस b1 अगर लेंगे तो वो भी जीरो आएगा, इक्वल जीरो आएगा, और a2 माइनस b2 इक्वल जीरो आएगा, और सो ऑन इस तरह ये an माइनस bn जो है ये इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a1 इधर ही रहने तो b1 को इधर लेके जाएंगे तो a1 इक्वल आ जाएगा b1, सिमिलरली यहाँ से a2 इक्वल आ जाएगा b2, और यहाँ से an इक्वल आ जाएगा bn। तो यहाँ पे देखिए जो हमने लिया था इसके हमने दो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए थे x के, ठीक है, एक स्केलर a के हिसाब से और दूसरा स्केलर b के हिसाब से। हमने इसके दो लीनियर कॉम्बिनेशन इस बेसिस के साथ जो हमारी गिवन बेसिस थी बनाए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे जो a1 है, a वाली जो टर्म्स है वो इक्वल आ गई हैं b के, a1 इक्वल b1, a2 इक्वल b2, an इक्वल bn। तो इसका मतलब जो हमारा a1 और b1 जो हमने कहा था कि दो अलग अलग स्केलर्स को यूज़ करके हम उसके दो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वो बेसिकली दो अलग अलग हमारे पास स्केलर्स नहीं थे, या वो जो कॉम्बिनेशन हमने बनाए वो दो अलग कॉम्बिनेशन नहीं थे, वो एक ही कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ से हमारी यूनिकनेस जो है वो शो हो गई कि हमारा जो इसका कॉम्बिनेशन बनता है स्टैंडर्ड बेसिस के साथ वो क्या बनता है, यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें वो क्या कह रहा है कि लेट हमारे पास उसने यहाँ पे भी स्टैंडर्ड बेसिस दी है E1 E2 सोन En जो है ये हमारे पास बेसिस हैं फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस की उसने बेसिस हमें दी है, और उसने कहा कि फाइंड अ बेसिस फॉर एक्स रिगार्ड एज अ रियल वेक्टर स्पेस। ये उसने हमें बेसिस दे दी हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस की, और हमें फाइंड करने के लिए बोला है रियल वेक्टर स्पेस की, उसने बेसिस फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, और साथ में उसने एक और क्वेश्चन भी पूछा, अगर इसको ए पार्ट कह लें तो ये हमारे पास बी पार्ट है। दूसरा उसने क्वेश्चन क्या किया है साथ ही कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्स इन ईदर केस, दोनों केसेस में, यानी कि कॉम्प्लेक्स के लिए भी और रियल के लिए भी इसकी डायमेंशन हमारे पास बेसिस की क्या होगी। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना, बिल्कुल आसान सा है। क्या है कि डायमेंशन जो होती हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्पेस में हमेशा क्या होती हैं, डायमेंशन ऑफ एक्स, यानी कि डायमेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेस क्या होती है, वो हमारे पास n होती है, और रियल स्पेस की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, वो हमेशा 2n होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेस n और डायमेंशन ऑफ रियल स्पेस क्या होती है, 2n होती है। अब यहाँ पे साथ उसने हमें एक और चीज़ पूछी थी कि आपने क्या, ये हमने डायमेंशन बता दी इसका बी पार्ट। ए पार्ट में देखिए उसने हमें बेसिस दी हुई थी कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस की, और रियल की उसने फाइंड करने के लिए बोला था। तो अब देखिए डायमेंशन जो है इसकी n आई है, और इसकी बेसिस ये है कॉम्प्लेक्स की, तो उसकी जो हमारे पास आया है रियल की हमारे पास डायमेंशन 2n आई है, तो उसकी बेसिस हम यहाँ से ही बना लेंगे। इसकी बेसिस में हम क्या करेंगे, पहले तो यही वाली जो बेसिस हैं इसको एज इट इज़ लिखेंगे, E1 E2 E3 सो ऑन En। ठीक है, और साथ में IE1 IE2 एंड सो ऑन IEn जो है एक और बेसिस इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि इसमें 2n है, ये याद करने के लिए ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, इसमें 2n है तो आप इस तरह से इसकी बेसिस बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में देखिए वो हमें क्या कह रहा है कि इफ़ M इज़ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इन अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, ठीक है, इज M लीनियरली डिपेंडेंट इन X रिगार्ड एज अ रियल स्पेस। यहाँ पे उसका क्वेश्चन क्या है कि M जो है हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट है वेक्टर स्पेस में, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आप बताएं कि क्या अगर हम यहाँ पे अपनी स्पेस जो है रियल स्पेस ले लेंगे तो क्या फिर भी M लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा या फिर वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन पे आ जाइए। सबसे पहले देखिए हम कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स स्पेस की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास हमने जो स्पेस है हमारी एक्स वो ले ली, हमने कॉम्प्लेक्स स्पेस ले ली, और उसने हमने क्या लिया, सी स्क्वायर लिया है। ठीक है, ठीक है, जैसे हम आर स्क्वायर लेते होते हैं ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, सी स्क्वायर ले लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास के क्या है, वो इक्वल है सी के। फील्ड जो है यानी कि जो हमारे स्केलर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सी से आ रहे हैं, और जो हमारे वेक्टर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सी स्क्वायर से आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो सी स्क्वायर में है, तो सी स्क्वायर से अगर हम कोई एलिमेंट उठाएंगे, जैसे अगर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर में से कोई एलिमेंट उठाएं तो वो एक्स वाई टाइप का आता है ना, इस तरह से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो इसी तरह हम सी स्क्वायर से अगर कोई एलिमेंट उठाएंगे तो वो भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा। तो हमने कहा कि कंसीडर सी एक्स वाई बिलोंग टू सी स्क्वायर, हमने कोई एलिमेंट लिया है सी एक्स वाई, और वो कहाँ से है, सी स्क्वायर से है। ठीक है, यहाँ पे सी एक्स वाई में जो एक्स है वो हमारे पास क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, तो एक्स भी हमारे पास अयोटा की फॉर्म में होगा और वाई भी अयोटा की फॉर्म में। इसी तरह ए प्लस बी अयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होते हैं, तो एक्स और वाई दोनों इसी फॉर्म में होंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अयोटा, और वाई क्या है हमारे पास अयोटा -1। ठीक है, ये हमारे पास एक्स और वाई वेक्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इनका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल लेना है। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन देखिए हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई,
इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इनको ऐड कर दिया दोनों को, तो ये इनका हमारे पास आ गया है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे आगे देखिए हमारा क्या था कि हमने बताना, ये शो करना है ना कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पे देखिए जो x है वो हमारे पास क्या है, 1 अयोटा है। ठीक है, और अगर इस x को हम अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, x को इस x की वैल्यू को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा आ जाएगा। ठीक है, और अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा क्या हो जाएगा, हमारे पास अयोटा स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये क्या आ जाएगा, अयोटा -1 आ जाएगा। अयोटा x जो है वो किसके इक्वल आ गया, अयोटा -1 के। और ये देखिए ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। ठीक है, तो अयोटा हम लिख सकते हैं अयोटा x इक्वल y। ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो ये इक्वल आ गया y के। अब यहाँ पे देखें हम y को x के मल्टीपल में लिख पा रहे हैं। ठीक है, y जो है उसे हमने x के एक मल्टीपल में, जिसमें x का मल्टीपल क्या है, अयोटा है, x के मल्टीपल में लिख दिया, तो इसको फिर क्या कहेंगे हम कि ये क्या है, डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं ना लीनियर अलजेब्रा में कि कोई वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अगर उनको हम एक वेक्टर को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमने जो उसने हमें दिया हुआ था वो तो हमने शो करवा दिया कि हाँ जी कॉम्प्लेक्स के केस में तो ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। अब हम चेक करते हैं रियल के केस में भी। अब यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि एज वन कैन बी रिटन एज अ लीनियर स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, सो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट इन सी स्क्वायर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब अगर हम के जो है वो क्या ले लें, रियल नंबर में से ले लें। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो स्केलर आ रहा है वो कहाँ से आ जाए, रियल नंबर में से आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था ax y प्लस by। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारे पास स्केलर हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, के हमने यहाँ पे स्केलर क्या लिया था, हमारा स्केलर फील्ड यहाँ पे क्या था, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर थे। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि के हमारे पास क्या है, आर है। तो अब यहाँ पे वो जो ए बी पीछे हमने लिए थे उसको हम चेंज कर देंगे अल्फा बीटा में। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा एक्स आ जाएगा प्लस बीटा वाई आ जाएगा, और ये इस तरह से इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 है हमारे पास, अगर इसे इक्वल टू 0 रखें तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा 0 + 0 अयोटा 0 + 0 अयोटा। और ये 0 0 हमारे पास सिर्फ तब आएंगे जब ए भी खुद इटसेल्फ 0 होंगे, क्योंकि ए भी हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, ए भी हमारे पास आ रहे हैं आर से। ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं आर से, और आर हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास ए कोमा बी जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है ये कब 0 होगा, ठीक है, ये ए बी हमारे पास कब 0 होगा, जब ए और बी इटसेल्फ हमारे पास क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि दस द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर रियल के केस में आप इसको डिस्कस करेंगे तो फिर ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी, इस तरह का क्वेश्चन यूजली एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या कह रहा है कि इफ़ y एंड z आर सबस्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस x, y और z x के क्या है, सबस्पेस हैं। तो हमने शो करना है कि इंटरसेक्शन जो है y z का वो भी क्या बनाता है, सबस्पेस बनाता है x का। ठीक है, ये इसका एक पार्ट है, और साथ में दूसरी चीज़ उसने क्या कही है बी पार्ट में कि बट y यूनियन z नीड नॉट टू बी वन। ठीक है, लेकिन जो उसका y यूनियन z है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी सब स्पेस बनाए। इसका y और z अगर सब स्पेसिस हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या बनाएगा, सब स्पेस बनाएगा, लेकिन उसके यूनियन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सब स्पेस बनाए। और साथ में हमने इसकी एग्जाम्पल भी देनी है। तो पहले ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में क्या है, हमने लेना है कि वाई इंटरसेक्शन जी जो है वो क्या है, हमारे पास सब स्पेस है। तो सबसे पहले देखिए हम कहते हैं कि वाई और जी जो है वो सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस जी के, वेक्टर स्पेस एक्स के। वही चीज़ जो उसने हमें स्टेटमेंट दिया है उसको एज ए चीज़ हमने लिखा, और इसी को यूज़ करते हुए हम आगे शो करेंगे कि वाई इंटरसेक्शन जी जो है वो भी सब स्पेस बनाता है। तो अब देखिए हमने कोई एलिमेंट ले लिया एक्स वाई जो कि बिलोंग करता है वाई और जी के इंटरसेक्शन से। ठीक है, हमने ले लिए एक्स और वाई, दो एलिमेंट हैं जो वाई और जी के इंटरसेक्शन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अगर ये उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग करते हैं y इंटरसेक्शन z से, अगर x और y कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, y इंटरसेक्शन z से बिलोंग कर रहे हैं, तो x और y से भी बिलोंग करेंगे, और x और y जो है वो हमारे पास z से भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि उन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, तो y से भी बिलोंग करेंगे और z से भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये हम, और यहाँ पे एक और चीज़ हमें गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है कि y और z क्या है, सब स्पेसिस हैं। तो अगर y और z सब स्पेसिस हैं तो ये जो x y हैं
एक्स वाई वाई से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स वाई जी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में फिर, क्योंकि वाई भी सब स्पेस है, जी भी सब स्पेस है, तो ये एलिमेंट एक्स वाई जो है वाई से बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाई और जी क्या है हमारे पास सब स्पेसिस हैं, तो हमने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया। इधर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स वाई का बनाया तो ए एक्स प्लस बी वाई, ये कहाँ से वाई से भी बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे जो एक्स वाई का कॉम्बिनेशन ए एक्स प्लस बी वाई वो कहाँ से जी से भी बिलोंग कर रहा है। तो इनका कॉम्बिनेशन अगर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स और वाई जो हमने एलिमेंट्स लिए थे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, वो वाई में भी है वो जी में भी है, तो वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो बिलोंग कर गया वाई इंटरसेक्शन जी से, यानी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो जी में भी चला गया। तो अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमें y इंटरसेक्शन z में मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि y इंटरसेक्शन z क्या है, वो हमारे पास सब स्पेस है। ठीक है, तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो फिर वो हमारे पास क्या है, सब स्पेस है। अब नेक्स्ट देखिए इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट में उसने ये कहा था कि आप इसका इंटरसेक्शन लो तो वो तो सब स्पेस बनाता है, लेकिन इसके यूनियन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सब स्पेस बनाए। तो आपने एक कॉन्ट्रेडी एग्जांपल देनी है जहाँ पे हम ये शो करेंगे कि वाई यूनियन जी जो है वो हमारे पास सब स्पेस नहीं बनाता। तो यहाँ पे हमने y और z चूज़ कर लिए, y हमने ले लिया a ज़ीरो और z हमने ले लिया ज़ीरो a। ठीक है, और यहाँ पे a जो है वो कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। अब यहाँ पे हमने खुद से x और y एलिमेंट्स यहाँ से ले लिए जो कि हमारे पास बिलोंग करेंगे इनके यूनियन से। ठीक है, x हमने ले लिया 1 0, ठीक है, और y हमने ले लिया 0 1। ठीक है, x हमने यहाँ से y फॉर्म का ले लिया और y जो हमने लिया है वो कहाँ से ले लिया, z से ले लिया। ठीक है, 0 1 फॉर्म का ले लिया। अब इन दोनों का हम अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, इनको ऐड किया हमने x प्लस वाई किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा और 0 प्लस 1 भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आया वो देखिए क्या आ गया, 1 1 आ गया। अब हमने कहा था कि हमारे पास सब स्पेस तब होता है जब हमने जिस फॉर्म में हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारी स्टेटमेंट गिवन हो, ठीक है, उसी फॉर्म में हमारा आंसर भी आ जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी फॉर्म में आए, देन वो हमारी सब स्पेस होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमने लिया है ऊपर y और z हमने लिए हैं वेक्टर्स, वो हमने किस फॉर्म में लिए हैं, a 0 फॉर्म में लिए हैं और 0 a फॉर्म में लिए हैं। लेकिन जो हमारा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 1 1 की फॉर्म में आ रहा है, या तो a 0 फॉर्म में आता है या फिर 0 a फॉर्म में आता, फिर तो हम इसे मानते कि ये सब स्पेस है। लेकिन हमारा आंसर किस में आ गया, 1 1 में आ गया। तो फिर ये क्या है, इसके y यूनियन z से बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब क्या है कि y यूनियन z जो है वो हमारे पास सब स्पेस नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।